नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। देखिए, हमारे चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12th का जो संपूर्ण सिलेबस होगा वो कंप्लीट करा जाएगा। ये सारा YouTube पर ही रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। क्लास 9th और 10th का जो होगा वो हम साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, और 11th-12th का PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स करवाएंगे। मैं आपके लिए बायोलॉजी करवाऊंगा और साथ के साथ में जैसे क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी करवाऊंगा। 11th के साथ साथ अब नीट का भी लेकर चलेंगे। उसी तरह 12th के जो रिलेटेड टॉपिक है, आपके नीट के रिलेटेड टॉपिक हैं, वो 12th के साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और साथ वालों को शेयर जरूर करना। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। आज क्लास 11 की बायोलॉजी से शुरुआत करूंगा। आपको डेली 2 वीडियो आया करेंगी, एक क्लास 11 से होगी और एक क्लास 12 से रहेगी। मीडियम जो रहेगा वो हिंदी रहेगा, टर्मिनोलॉजी जो रहेगी वो इंग्लिश भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी। ठीक है, ताकि आपके दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो कवर कर सकते हैं इसको आराम से। देखिए, शुरुआत करते हैं अपन बायोलॉजी से। बायोलॉजी से देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है, आप देखिए इस वीडियो में आपकी बेसिक जानकारी रहेगी। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, और जो आपका चैप्टर होगा उसकी स्टार्टिंग जो होगी, उसकी बेसिक नॉलेज, उसका इंट्रोडक्शन जो होगा वो सारा अपन क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से, बायोलॉजी को यदि अपन खोलें तो ये कितने शब्द दिखाई देंगे? इसमें 2 शब्द। एक वर्ड होगा आपका बायोस, दूसरा इसमें होगा बेटा लोगस। बायोस का यहाँ पर मीनिंग होता है लिविंग, लिविंग्स, या आप बोल सकते हो जीव, या आप बोल सकते हो सजीव। ठीक है। लोगस का मीनिंग जो होता है उसको होता है आपका टू स्टडी। लोगस का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? टू स्टडी। हिंदी में बोलते हैं अध्ययन, अध्ययन करना। तो देखिए, आपकी चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है, ये सारी सब जो है ये आपकी विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में देखिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी वर्ड जो था बेटा, ये जो टर्म जो थी वो कॉइन करी थी, या उसको जो दिया था वो था लेमार्क व ट्रेविरेनस। बायोलॉजी टर्म जो दी थी ये किसने दी थी आपके? एक आते हैं मिस्टर लेमार्क, व दूसरा आता है आपका ट्रेविरेनस। ठीक है। दूसरी बात पर कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो है, आपका फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके एरिस्टोटल, जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हो? अरस्तु बोलते हो। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? इसके उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये चीज याद रखना। ठीक है। इंग्लिश में एरिस्टोटल होता है और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके बायोलॉजी के बारे में बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए, आपकी जो टर्म निकल के आती है वो कौन सी आती है? सजीव। ठीक है। अगर बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कि सजीव होते क्या है, मैं किसको सजीव कहूँ, कौन कौन से गुण होने चाहिए सजीव के अंदर। तो देखिए, सजीव की यदि बात करी जाए तो सजीव में देखिए सजीवों के क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण आता है आपका, सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वृद्धि करते हैं। पहले आता है आपका, पहला कैरेक्टर आता है वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पर वृद्धि का तात्पर्य आप ये मत समझना कि भाई वृद्धि जो होती है, वृद्धि का यहाँ पर रिलेशन जो है वो है आपका, देखिए इसमें आता है भार में वृद्धि, भार में, और भार में वृद्धि किसके द्वारा बेटा? कोशिका के द्वारा। अर्थात वृद्धि जो है ये कोशिका विभाजन के द्वारा यदि होती है, किसके द्वारा होती है? विभाजन के द्वारा होती है। ठीक है ना, मतलब कोशिका की किस में वृद्धि होती है? संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में यदि वृद्धि होती है, या जीवों की संख्या में वृद्धि जो होती है, उस वृद्धि से रिलेशन है। यूं तो आप लकड़ी का एक टुकड़ा दीजिए, उसको आप किस में डाल दीजिए? पानी में डाल दीजिए, वो भी क्या करेगा? आपका वृद्धि करेगा।
लेकिन वो क्या है, आपका निर्जीव है। ठीक है ना। दूसरी बात आती है सजीवों की, दूसरा कैरेक्टर यदि बात करी जाए, दूसरा कैरेक्टर आता है, सजीव जो होते हैं इनमें एक गुण मिलता है अनुकूलन का। ठीक है, ठीक। सजीव जो होते हैं वो अपने वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल देते हैं। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुकूलनता। देखिए कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सजीव निर्जीव 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, और कौन से गुण होते हैं आपके, देखिए तीसरा गुण आता है, सजीव जो होते हैं स्वयं की क्या कर सकते हैं बेटा, रेप्लिकेशन, स्वयं की प्रतिलिपि बना सकते हैं। स्वयं की प्रतिलिपि, आपने देखा होगा जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, और बाइनरी फिजन के द्वारा दूसरे क्या बना देते हैं, फोटोकॉपी बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका जनन। ठीक है, जनन, इसको थोड़ा सा देखिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन कहते किसे है, देखिए रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको दिख रहा होगा, री, और दूसरा आता है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है वही पुनर, और प्रोडक्शन मीन्स वही उत्पादन, बोल सकते हैं आराम से अपन। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन मतलब सजीव जो होते हैं वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, और अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन में आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी जोरदार लाइन है, और मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, आपके स्टेटमेंट दे सकता है उसमें। देखिए रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये सजीवों का आधारभूत लक्षण है। ठीक है, आधारभूत लक्षण है, या ये आपका कौन सा लक्षण है, विभेदात्मक लक्षण है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा लक्षण है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है रिप्रोडक्शन जो है ये सजीवों का आधारभूत लक्षण है या विभेदात्मक लक्षण है। आधारभूत मीन्स फंडामेंटल। ठीक है ना, आधारभूत मीन्स क्या हो जाएगा इसका, फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है ना, और विभेदात्मक मीन्स क्या हो जाएगा आपका, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर, और ये कौन सा हो जाएगा, फंडामेंटल। ठीक है ना। देखिए विभेदात्मक का मीनिंग देखिए, विभेदात्मक लक्षण का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि अगर कोई सजीव है, ठीक है, और वो लक्षण जो है, विभेदात्मक लक्षण का मीनिंग समझिए पहले, कि विभेदात्मक लक्षण का मीनिंग होता है कि कोई लक्षण सजीव को निर्जीव से अलग कर रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि भाई जनन जो है वो सजीव को निर्जीव से अलग कर रहा है, कि अगर कोई सजीव होगा तो वो जनन करेगा ही करेगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्या, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये केवल और केवल कैसा लक्षण होता है बेटा, आधारभूत लक्षण होता है। ठीक है ना, आधारभूत लक्षण का मीनिंग होता है कि केवल उसकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये लक्षण आता है। ठीक है, विभेदात्मक लक्षण नहीं होता है, अर्थात आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई सजीव है वो जनन करेगा तो ही सजीव है, अगर जनन नहीं करेगा तो सजीव नहीं है। देखिए इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आप ले सकते हो म्यूल, म्यूल जिसको आप बोलते हो खच्चर। ठीक है, खच्चर जो है, ठीक है, खच्चर जो है भाई सजीव है या नहीं है, आपको ही पता है, बेचारा काम करता है। ठीक है, सजीव होता है। ठीक है, इसके मिश्रण से बनता है ये घोड़े और गधे के मिश्रण से बनता है, इन दोनों के बीच में कॉपुलेशन करवाते हैं, और उसके द्वारा कौन बनता है, खच्चर बनता है, म्यूल बनता है। ठीक है, म्यूल जो है, उसके बाद आता है आपका सर्टाइल कपल। ठीक है, वंध्य दंपत्ति जिसको बोल सकते हो आप, वंध्य दंपत्ति। ठीक है, वंध्य दंपत्ति का मीन कि भाई ऐसी दंपत्तियां, ऐसे स्त्री और पुरुष जो बच्चा पैदा करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3rd और 4th में आप पढ़ोगे। वो अभी तो सारी सेकंड हो चुका है और थर्ड हो चुका है, क्योंकि आपका 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, इसमें आप ले सकते हो बेटा वर्कर हनी भी, वर्कर हनी भी ले सकते हो। ठीक है, ये सभी क्या है भाई, ये सजीव हैं, लेकिन क्या ये जनन करते हैं क्या, या जनन करने में सक्षम होते हैं क्या, नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना।
पांचवा कैरेक्टर यदि लेना चाहते हो आप, एक ले सकते हो आप उपापचय, कि शरीर जो होते हैं, वो सजीव जो होते हैं, सजीवों में आपको उपापचय क्रियाएं देखने को मिलती हैं। बोले तो मेटाबॉलिज्म, या आप बोल सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, देखिए आपका जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन, या इसको एक तरह मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। मेटाबॉलिज्म में आपकी देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपका रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है ना, रक्त परिसंचरण, ये सारे आपके रक्त परिसंचरण, और एक आपका आता है पाचन, ठीक है। ये सभी क्रियाएं जो हैं, ये सभी क्रियाओं को एक साथ, इन सभी क्रियाओं को एक साथ आपका क्या बोला जाता है, किसके अंदर रखा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ। अब देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये भी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका, एक आता है एनाबॉलिज्म, और एक आता है आपका बेटा कैटाबॉलिज्म। एक आता है आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा आता है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपचय अभिक्रियाएं, कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचय अभिक्रियाएं। कि मतलब आपकी बॉडी जो है उसमें मेटाबॉलिज्म जो है ये दो तरह से होता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म जो है ये कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक होती है आपकी एनाबॉलिक रिएक्शंस, और एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, या उपचय और अपचय। उपचय और अपचय जो होते हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं, आपके उपापचय बनाते हैं, यही मिलकर क्या बनाते हैं, उपापचय। अब देखिए एनाबॉलिज्म जो होता है, एनाबॉलिज्म में आपकी जितनी भी निर्माणकारी अभिक्रियाएं होंगी, कौन सी, निर्माणकारी, आपकी जितनी भी निर्माणकारी अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है, वो सभी निर्माणकारी अभिक्रिया किसके अंदर आएंगी, एनाबॉलिज्म में। निर्माणकारी अभिक्रिया का यहाँ पर मतलब है कि छोटे छोटे यौगिक मिलकर किसी बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल आप जानते ही हो, ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हो किसको, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को ले सकते हो। किसको, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अपचय में क्या होता है, अपचय में आती है बेटा आपकी विनाशकारी अभिक्रिया, विनाशकारी अभिक्रिया, कि बड़े यौगिक जो होते हैं, ठीक है ना, बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है, बड़ा यौगिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, टूट कर छोटे यौगिक बनाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो भाई श्वसन, जैसे आप बोल सकते हो श्वसन। देखिए आपको भी पता होगा कि कोशिकीय श्वसन, आपने नाम एक टर्म सुनी होगी, खैर 11th क्लास अभी तो स्टार्ट ही करिए, आप आगे एक टर्म सुनोगे भाई, कोशिकीय श्वसन। कि आपका जो श्वसन, आप जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन इसको बांध कर ले जाता है टिश्यू के पास, ऊतकों के पास, और ऊतकों से इसको फिर क्या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर जो संचित भोजन जो होता है उसका विखंडन किया जाता है इस ऑक्सीजन के माध्यम से, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस कोशिकीय श्वसन में होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है, इसको CO2 H2O तथा ATP में क्या करा जाता है बेटा, तोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, सबसे अच्छे चैप्टर माने जाते हैं आपके बॉटनी में, प्लांट रेस्पिरेशन और, ठीक है ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अच्छे चैप्टर हैं, थोड़े टफ होते हैं, अच्छे चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये आपके सजीवों के बारे में कुछ कुछ बातें हैं कि भाई सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ किसके माध्यम से करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा बोल सकते हो, या अपनी संख्या में, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के द्वारा बोल सकते हो। सजीवों में भाई पर्यावरण के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं सजीव जो होते हैं, ठीक है। सजीव जो होते हैं स्वयं की प्रतिलिपि बना सकते हैं, सजीव जनन कर सकते हैं। जनन में देखिए, जनन में आपको केवल कौन सी बात याद रखनी है, ठीक है, इनमें से एक ही बात काम की नहीं है वैसे ज्यादा, ठीक है ना। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि देखिए जनन जो है वो सजीवों का कौन सा लक्षण है, केवल और केवल आधारभूत लक्षण है, विविधात्मक लक्षण नहीं है, ठीक है ना। जो इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया था कि अब न्यूल जो होता है सजीव है लेकिन फिर भी जनन नहीं कर सकता, ठीक है ना। सर्टाइल कपल्स हुए आपके, ठीक है ना, बंदे दंपत्ति हुई, वर्कर हनी भी हुई, ये सारे सजीव हैं लेकिन जनन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से आपका कि सजीवों में क्या मिलते हैं, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, कितने टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, उपचय, और कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, अपचय।
एनाबॉलिक जो होती है कैसी होती है, निर्माणकारी अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है आपका कि जो आपकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा बचपन में कि आपका CO2 प्लस H2, ये दोनों किसके में सनलाइट तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है ना। आपने देखा होगा छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा किसमें होता है, एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि आपकी अपचय अभिक्रियाएं होती है। कौन सी होती है, अपचय भी बोलते हैं, विनाशकारी अभिक्रियाएं होती हैं कि आपका बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो किस में टूटता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। ये आपके सजीवों के रिलेटेड छोटी छोटी बातें हुई। ठीक है ना। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है कि सजीवों का सबसे सुस्पष्ट जो गुण होता है वो बाधा किसी भी उद्दीपन के प्रति, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक बार बैठा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, अभी तक आपने कुछ छोटी छोटी सी बातें पढ़ी है बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी तो सब बायोलॉजी तथा लोगस। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ लिविंग्स, या अपन बोल सकते हैं सजीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान, वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। शब्द जो दिया था वो लेमार्क और ट्रेविलियस ने दिया था। अच्छा, ये टर्म जो दी थी किसने दी थी, लेमार्क और ट्रेविलियस ने। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं अपन, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को कहते हैं। क्लियर है बात। देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि सजीवों का सबसे स्पष्ट व पेचीदा लक्षण यह है कि किसी भी कारक, अभी कारक जो है ये कैसा हो सकता है, भौतिक, रासायनिक व जैविक के प्रति प्रतिक्रिया करना है, ये प्रतिक्रिया करना है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है ना, कि भाई सजीवों का सबसे स्पष्ट व पेचीदा लक्षण कौन सा है, कि भाई कोई भी भौतिक, जैविक और रासायनिक जो कारक है उनके प्रति क्या करना है, प्रतिक्रिया करना है, मतलब उसके जो आसपास का वातावरण जो है। ठीक है ना, सबसे पेचीदा लक्षण कि भाई जो सजीवों का जो वातावरण जो है, वातावरण में क्या है, आपके भौतिक कारक भी हो सकते हैं, रासायनिक कारक भी हो सकते हैं और जैविक कारक भी। तो ये भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करना इस सजीवों का क्या है, सबसे स्पष्ट व पेचीदा लक्षण है। क्लियर है बात। ये छोटी छोटी सी बात है आपके सजीवों के बारे में। देखिए अब अपन चैप्टर उठाने वाले हैं। चैप्टर उठाने से पहले एक और बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, शरीर संगठन का क्रम, शरीर संगठन का क्रम। और यहीं से हम जो है हमारी बायोलॉजी में आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको फर्स्ट यूनिट कौन सी पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, शरीर संगठन का क्रम। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल सकते हो आप, ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए शरीर संगठन के क्रम में सबसे पहले आपको ही पता है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है ना, सबसे जो छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल जो होती है आपकी, सेल जो होती है ये सेल मिलकर क्या बनाती है बेटा, टिश्यू बनाती है। ठीक है, अब देखिए टिश्यू या ऊतक जो होता है, ऊतक जो होता है वो कौन सी सेल मिलकर बनाती है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की बात है और जगह जगह पे काम भी आएगी आपके। देखिए इसमें देखिए बात क्या है, देखिए उत्पत्ति में समान कोशिकाएं।
ठीक है ना। अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति में कार्य समान होते हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, उत्पत्ति में समान कोशिकाएं, समान सेल, जो कार्य की दृष्टि से, जो कार्य में समान हो भी सकती हैं समान हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, क्लियर है बात। ये ऊतक की क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि मतलब सेम ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है ना, उनका फंक्शन जो होता है वो सेम हो भी सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे बात समझ लो। उत्पत्ति में समान कोशिकाएं जो कार्य में समान होती हैं, समान हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब देखिए, कुछ ऊतक जो होते हैं वो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करवाते हैं। अब ये ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ऊतक तंत्र टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं आगे जाकर, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है बात, ऊतक तंत्र। सर इसका एग्जांपल भी दे दीजिए। ऊतक तंत्र में आपने देखिए, आप आगे जाके पढ़ोगे, एक टिश्यू पढ़ोगे जिसको बोलोगे टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे, जाइलम, और एक पढ़ोगे फ्लोएम। ठीक है ना। अभी जाइलम और फ्लोएम जो है, इसमें देखिए बेटा चार चार टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे जाइलम जो होता है, जाइलम में भी चार टिश्यू दिखाई देंगे आपको, और फ्लोएम में भी आपको क्या होंगे, चार टिश्यू दिखाई देंगे। आपने पढ़ रखा होगा 9th और 10th क्लास में, छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रखा होगा कि जाइलम जो होता है वो आपकी जो रूट जो होती है, रूट से जल को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, आपके पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या काम करता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो बनाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है बात। ठीक है ना। अब जैसे जाइलम जो होता है वो जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, जाइलम बेसल्स होती हैं, जाइलम फाइबर्स होता है। ठीक है ना, जाइलम पेरेंकाइमा होता है। इसी तरह से फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम जो होता है उनमें फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल होती है, कॉम्पेनियन सेल होती है, चांदी नलिकाएं होती हैं। ठीक है ना, जब फ्लोएम ठीक है ना, फ्लोएम पेरेंकाइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। क्लियर है बात, आप समझ गए होंगे। अब देखिए टिश्यू सिस्टम जो होते हैं ये आगे जाकर, टिश्यू सिस्टम जो होते हैं ये आगे जाकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स आप जानते होंगे, जैसे ह्यूमंस में ले लेते हैं अपन, ह्यूमंस में देखिए हार्ट हो गया, ये भी आपका एक ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स हो गए। ठीक है ना, उसके बाद आपका लीवर ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ऑर्गेन्स होते हैं ये आगे जाकर, फिर से आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन जो होंगे ये आगे जाकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम। देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। ठीक है ना, कोई समस्या हो तो आप शायद कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम आपने पढ़ रखे होंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और ये सारे सिस्टम मिलकर आगे जाके क्या बनाते हैं भाई, बॉडी बनाते हैं। ठीक है ना, अर्थात शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये आपका था ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखिए पहले सेल दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, अब सेल जो होती है, सेल की आप पूरी क्या करते हो, सेल की सबसे पहले आपको स्टडी जो करेंगे अपन, वो किसकी करेंगे बेटा, सेल की करेंगे। ठीक है ना, ये आपको ही पता है वीडियो जो चल रही है वो 11th प्लस किसकी चल रही है, आपकी नीट की चल रही है, बायोलॉजी की। ठीक है ना, अब देखिए सेल पढ़ोगे, सेल के साथ साथ आप, ठीक है ना, सेल जो पढ़ोगे वो आप चैप्टर नंबर किसमें, 8, 9 और 10 में पढ़ोगे। ठीक है ना, सेल, इसमें आप सेल के बारे में पढ़ोगे, इसमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, और 10 चैप्टर में आप सेल डिवीजन। चलो ये छोड़िए, आपको सीधा याद रखिए। देखिए 11th में आपको एक तो सेल के बारे में पढ़ना है, और स्टडी ऑफ सेल कहलाती है आपकी बेटा, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है ना, वो कहलाती है आपकी साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप टिश्यू हुए, टिश्यू सिस्टम हुए, और ऑर्गेन्स हुए। ठीक है, और ऑर्गेन सिस्टम हुए, इनकी आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे। ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एनाटॉमी,
ठीक है ना। आप प्लांट एनाटॉमी अलग पढ़ोगे और आपके एनिमल एनाटॉमी या ह्यूमन एनाटॉमी अलग पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपन बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य आकार जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें आप वही प्लांट के अलग पढ़ोगे और एनिमल्स के अलग पढ़ोगे। ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर रहेंगे वो आपके कौन से रहेंगे? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। वर्गीकी जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण पढ़ोगे। ठीक है। और उसके बाद जो आप है ये पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जिसको बोलते हो हिंदी में कार्य की कहते हो, फिजियोलॉजी। ठीक है ना। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग पढ़ोगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में वही डाइजेशन पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, एक्सपिरेशन पढ़ोगे, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ोगे, आपका पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। ठीक है। और आपका अंतःस्रावी तंत्र वगैरह जो होता है, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पूरा चैप्टर पढ़ोगे, लोकोमोशन वाला पूरा पढ़ोगे। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, वो सारी चीजें पढ़ोगे। क्लियर है बात? तो यही आपके 11th की बातें हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग जो करते हैं, क्योंकि देखिए आपका शरीर संगठन का क्रम भी बोल रहा है ना कि भाई सबसे पहले किसको पढ़े? अपन सेल को पढ़े। तो आपका स्टार्टिंग का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा आपका सेल। देखिए शुरू करते हैं, छोटा सा थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। ये सारा जो है वो आप, ये आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अपन सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल के बाद अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और सेल डिवीजन के बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगर अपन के व्यू जो है वो अच्छे से आते हैं तो अपन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको चैनल को जरूर शेयर करना। ठीक है। अपने दोस्तों को जो भी पढ़ते हो, 11th 12th के बच्चे हो या 9th 10th के जो भी बच्चे हो, उनको जरूर शेयर करना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।